जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर ऑनलाइन क्लासेस और मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर मोहम्मद राहील साबर। तो स्टूडेंट आज हमारा लेक्चर नंबर 31 है और लेक्चर नंबर 31 में चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने चैप्टर 2 कंप्लीट कर दिया और उसकी एक्सरसाइज भी आपको करवा दी। तो आज के चैप्टर 1 में हमने स्टार्ट करना है चैप्टर 1 का फर्स्ट लेक्चर और वैसे हमारा सीक्वेंस के मुताबिक 31 लेक्चर है। तो आइए जी देखते हैं आज के लेक्चर हम क्या पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हमें पढ़नी है बायोलॉजी की डेफिनेशन। बड़ी दफ़ा आप पढ़ चुके हैं बचपन में। नेक्स्ट हमें पढ़ने हैं जी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। सो आइए जी स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ द बायोलॉजी। तो अगर ये वर्ड आप गौर से देखें बायोलॉजी, तो बायोलॉजी जो है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। वो जो दो ग्रीक वर्ड्स हैं उनमें से एक वर्ड हमारे पास है बायोस, जिसे आप क्या बोलते हो, लाइफ यानी जिंदगी, और द सेकंड वन इज लॉजी। लॉजी वर्ड निकला है लोगास से। अब लोगास को हम बोलते हैं टू स्टडी, टू ऑब्जर्व। तो दो वर्ड है, एक है बायोस और एक है लोगोस। लोगोस से हम डिराइव करके वर्ड निकालते हैं लॉजी। सो बायोलॉजी स्टैंड्स फॉर स्टडी ऑफ लाइफ। तो अगर हम इसका वर्ड देखें तो वर्ड जो है, जो लफ्ज जो है वो डेफिनेशन दे रहा है बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ, यानी लफ्जी मतलब जो बन रहा है वो बन रहा है लाइफ को क्या करना, स्टडी करना, यानी जिंदगी को स्टडी करना। अब देखिए ना, जिंदगी, अगर मैं जिंदगी की बात करूं तो कुछ आपके पास ऐसे इंडिविजुअल हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें लाइफ है। जैसे आप अपनी बात कर लीजिए, मैं एनिमल्स की बात कर लेता हूं, प्लांट की बात कर लेता हूं, उनमें लाइफ की एग्जिस्टेंस है। लेकिन अगर मैं इस पेन की बात करूं तो इस पेन के अंदर लाइफ नहीं है। मैं इस टेबल की बात करूं उसमें नहीं है लाइफ। मैं चेयर की बात करूं तो इसमें लाइफ नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि लाइफ कुछ में है, कुछ में नहीं है। तो जब मैंने बोला बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ, तो मुझे उन चीज़ों को ऑब्जर्व करना है जिन में लाइफ होगी। जिन चीज़ों में लाइफ नहीं होगी मुझे उनको ऑब्जर्व नहीं करना। तो आइए ज़रा विद रिस्पेक्ट टू लाइफ अगर मैं देखूं तो लाइफ तो अगर तो प्रेजेंट है तो वो मेरे पास इंडिविजुअल क्या कहलाएंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे। और अगर मेरे पास ऐसा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर लाइफ थी, तो अगर ऐसा है कि लाइफ नहीं है किसी इंडिविजुअल के अंदर, देन इट विल बी कंसीडर एज नॉन लिविंग। इसका मतलब लाइफ की बेस पे हमने क्लासिफिकेशन कर ली कि अगर तो लाइफ होगी तो वो लिविंग कंसीडर होंगे, अगर लाइफ नहीं होगी तो वो नॉन लिविंग कंसीडर होंगे। तो जो मेरे पास लाइफ वाले हैं, यानी जो मेरे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उन्हीं को बायोलॉजी में मुझे क्या करना है, स्टडी करना है। क्योंकि बायोलॉजी में मैंने अभी बोला बायोलॉजी वाज ऑल अबाउट स्टडी ऑफ लाइफ। तो लाइफ तो होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। अगर लाइफ सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में है तो जहां मैंने कहा बायोलॉजी द स्टडी ऑफ लाइफ, वहां मैं बोल सकता हूं बायोलॉजी द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म यहां पे क्या होंगे, डिस्कस होंगे। नॉन लिविंग यहां पे डिस्कस नहीं होंगे। कि क्या सारे ही नॉन लिविंग डिस्कस नहीं होंगे? आइए जरा डिटेल में इसको भी देखते हैं कि नॉन लिविंग डिस्कस होंगे कि नहीं होंगे। आइए जी जरा, लिविंग मस्ट नीड नॉन लिविंग। तो आइए जी, अगर मैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करूं तो उनको नॉन लिविंग लाजमी चाहिए, उनका कोई ना कोई रिलेशन है नॉन लिविंग के साथ। क्या मतलब, मिसाल के तौर पे देखिए ना, फूड आपको चाहिए टू ईट, तो फूड तो आपके पास नॉन लिविंग है। एयर आपको चाहिए टू इनहेल, तो एयर बाय नेचर क्या है, नॉन लिविंग है। वुड आपको चाहिए, आपने फ्यूल के तौर पे यूज करनी है, कंस्ट्रक्शन के तौर पे यूज करनी है, फर्नीचर बनाने के लिए यूज करनी है, और डिफरेंट एक्टिविटी में आपने क्या करना, वुड को यूज करना, तो वुड तो बाय नेचर क्या है, नॉन लिविंग। आपने सन को यूज करना है लाइट के सोर्स के लिए, हीट के लिए, तो सन इज आल्सो अ पार्ट ऑफ नॉन लिविंग। और भी बेशुमार अपनी सराउंडिंग में नजर दौड़ाइए तो बेशुमार ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए नॉन लिविंग तो हैं, वो बायोलॉजी में नहीं आ सकती, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर उनको लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ में से एलिमिनेट कर दिया जाए तो कभी भी लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकती। मिसाल के तौर में मैं बात करता हूं कि आपकी लाइफ में से एयर को हम एलिमिनेट कर देते हैं। अगर एयर को एलिमिनेट कर दें कुछ देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए आपकी एयर बंद कर दी जाए तो क्या होगा, आपकी डेथ हो जाएगी। इसी तरह आपको खाना जो है वो ना दिया जाए कुछ दिन के लिए तो आपकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। अगर सन जो है वो एज ए सोर्स ऑफ लाइट यूज ना हो, सूरज ना हो, तो प्लांट कभी फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, देन दे विल अनएबल टू सर्वाइव। और अगर प्लांट नहीं सर्वाइव कर सकते तो उनके ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है
वो भी कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो नॉन लिविंग के ऊपर क्या कर रही है, डिपेंड कर रही हैं। लिविंग की लाइफ नॉन लिविंग के ऊपर चल रही है, उसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। सो मैं कह सकता हूं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है यानी जो लाइफ है वो किस पे डिपेंड कर रही है, लिविंग पे, फॉर द पर्पस ऑफ सर्वाइव, ताकि क्या रह सके, जिंदा रह सके। सो इट डील्स विद, अब डेफिनेशन थोड़ी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। सो बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग इन नेचर एंड नॉन लिविंग थिंग इन नेचर। अब देखिए डेफिनेशन मैंने थोड़ी सी क्या कर दी, चेंज कर दी। मैंने कहा बायोलॉजी इज स्टडी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो बायोलॉजी में हम लिविंग को भी स्टडी करते हैं, बायोलॉजी में हम नॉन लिविंग को स्टडी करते हैं। अब जरा थोड़ा सा आप पीछे जाइए अपने 9th की बायोलॉजी के बुक के ऊपर, तो आपने फर्स्ट पेज पे डेफिनेशन पढ़ी, बायोलॉजी इज स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो क्या पूरी 9th की बुक में और पूरी 10th की बुक में आपने लिविंग ही पढ़े, क्या नॉन लिविंग नहीं पढ़े? तो डेफिनेटली आप सारे बोलेंगे यस सर हमने लिविंग ही पढ़े, वहाँ सिर्फ ह्यूमंस के बारे में या एनिमल्स के बारे में या प्लांट के बारे में ही था, नॉन लिविंग हमने डिस्कस नहीं किए। लेकिन अगर आप गौर करें तो वहाँ पे हमने नॉन लिविंग डिस्कस किए हैं। आपने पढ़ा होगा इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, आपने पढ़ा होगा इंपॉर्टेंस ऑफ ओजोन, आपने पढ़ा होगा इंपॉर्टेंस ऑफ कैल्शियम, इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम, इंपॉर्टेंस ऑफ आयरन, माइक्रो एलिमेंट, मैक्रो एलिमेंट, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, एयर, ये सारे क्या थे, नॉन लिविंग थे। आपने पढ़ा होगा साइकिल ऑफ वाटर, आपने पढ़ा होगा कार्बन साइकिल, आपने पढ़ा होगा नाइट्रोजन साइकिल। तो स्टूडेंट ये सारे के सारे नॉन लिविंग थे जो आपने पढ़ लिए। अब देखिए ना पहले पेज पे आप बोल रहे हैं स्टडी ऑफ लिविंग, लेकिन आपने अच्छे खासे नॉन लिविंग भी पढ़ लिया। आपने कभी सोचा भी नहीं कि आप शुरू में तो बोल रहे हैं बायोलॉजी स्टडी ऑफ द लिविंग, लेकिन आपने नॉन लिविंग भी पढ़ लिया। तो असल में प्रॉब्लम ये है कि जब आप लिविंग को स्टडी करते हैं तो लिविंग की लाइफ जो है वो नॉन लिविंग के ऊपर चल रही है। जैसे अभी कहा आपको फूड चाहिए, आपको एयर चाहिए, आपको एलिमेंट्स चाहिए, ये सारे आपकी लाइफ के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने बायोलॉजी में लिविंग भी पढ़ने हैं और नॉन लिविंग भी। लेकिन क्या कहीं पे आपने चेयर के बारे में पढ़ा, क्या कहीं पे आपने टेबल के बारे में पढ़ा बायोलॉजी में, कहीं पे आपने रोड्स के बारे में पढ़ा, कहीं आपने कपड़े के बारे में, प्लास्टिक के बारे में पढ़ा? ये भी तो नॉन लिविंग है, इनके बारे में क्यों नहीं पढ़ा? तो अगर आप गौर करें तो बायोलॉजी के अंदर सिर्फ उसने उन नॉन लिविंग को डिस्कस किया जो आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, और उन तमाम नॉन लिविंग को डिस्कस नहीं किया जो आपकी लाइफ के लिए जरूरी नहीं थे। तो यहां जब मैं बोल रहा हूं बायोलॉजी इज स्टडी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, तो नॉन लिविंग वो वाले होंगे जो आपकी लाइफ के लिए जरूरी हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए जरूरी हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ को किसी ना किसी तरह से अफेक्ट कर सकते हैं, जिनका होना जिनका ना होना लाइफ को किसी ना किसी तरीके से क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। सो बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। लेकिन नॉन लिविंग कौन से होंगे? विच अफेक्ट लिविंग इन एनी वे, जो किसी ना किसी तरीके से लिविंग को क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ सारे नॉन लिविंग यहां हम डिस्कस नहीं कर सकते, जस्ट वी हैव टू डिस्कस ऑल दोज नॉन लिविंग विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्टिंग लाइफ। तो आप चेक कर लीजिए 9th में और 10th में जितने भी आपने नॉन लिविंग डिस्कस किए वो सारे इंपॉर्टेंट थे फॉर द सर्वाइवल ऑफ योर लाइफ। तो इस तरह बायोलॉजी की डेफिनेशन, आप थोड़े बड़े हो गए, फर्स्ट ईयर में आ गए, तो आपने डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज करके पढ़ ली कि बायोलॉजी स्टडी ऑफ लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग। लेकिन नॉन लिविंग कौन से होंगे? दोज विच विल अफेक्ट लाइफ। सो नेक्स्ट, लाइफ क्या होती है? देखिए ना स्टूडेंट, मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ या मैं आपको फिजिक्स पढ़ाता हूँ, मैं कहता हूँ जी केमिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट केमिकल रिएक्शंस, केमिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट मैटर, या फिजिक्स इज़ ऑल अबाउट मैटर एंड इंट्रैक्शन अबाउट मैटर एंड समथिंग एल्स। अब मुझे नहीं मालूम कि व्हाट इज़ मैटर, या आपको नहीं मालूम व्हाट इज़ मैटर, तो आपका क्वेश्चन होना चाहिए सर आपने कहा कि केमिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट केमिकल रिएक्शन, तो सर केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं? सर आप फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, आपने कहा जी फिजिक्स इज़ ऑल अबाउट मैटर एंड डिफरेंट काइंड ऑफ मोशंस इन मैटर। सो सर मैटर क्या होती है? तो इसी तरह मैं अगर आपको बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ तो मैंने कहा बायोलॉजी इज स्टडी ऑफ लाइफ, तो आपको पूछना चाहिए सर व्हाट इज लाइफ। तो इससे पहले हम लाइफ की तरफ चलें, हम देखते हैं लाइफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस तो होंगे जो हमारे ज़हन में आते होंगे। अब वो क्या हैं
लाइफ है क्या? सो व्हाट इज लाइफ? वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन लाइफ। अब लाइफ को डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। अब क्यों मुश्किल है? देखिए ना, अगर आप में लाइफ है, सो हाउ कैन यू डिफाइन यू हैव लाइफ? अगर इसमें लाइफ नहीं है, सो हाउ कैन यू डिफाइन कि इसमें लाइफ नहीं है? अब ऐसा तो नहीं कि आप बोलें सर हम बोल सकते हैं तो हम में लाइफ है। भाई लाइफ बोलने के साथ चल भी तो सकते हो, खा भी तो सकते हो, पी भी तो सकते हो, सोच भी तो सकते हो, एक्सप्रेशन भी तो कर सकते हो। पता नहीं कितने करैक्टरिस्टिक्स हैं। तो आप सारे करैक्टरिस्टिक्स लिखना शुरू कर दें कि जी जो सोच सकता है, जो बोल सकता है, जो खा सकता है, जो पी सकता है, कुछ 4 पेज भर के सारे करैक्टर लिखे, एंड पे लिख दें इज कॉल्ड लाइफ। तो डेफिनेशन तो बहुत छोटी सी होती है, 4 पेजेस की तो डेफिनेशन नहीं होती। सो हाउ वी कैन डिफाइन लाइफ? बड़ा मुश्किल है लाइफ को डिफाइन करना। खैर, तो क्या कहते हैं जी, स्लाइड हमें कहती है कि मैनी क्वेश्चंस आर अबाउट इट। अब इसे एक्सप्लेन करने के लिए बड़े क्वेश्चन हैं जो हमारे जहन में आते हैं, बड़े क्वेश्चन हैं जो कि हमसे पूछे जाते हैं। मिसाल के तौर पर पूछा जाता है व्हाट इज लाइफ, मिसाल के तौर पर पूछा जाता है व्हाई शुड देयर बी लाइफ, जिंदगी क्यों है, किस वजह से है, क्यों जिंदगी दी गई, क्यों लिविंग ऑर्गेनिज्म पैदा किया गया, क्या मकसद था लिविंग ऑर्गेनिज्म के पैदा करने का। तो इन सब चीजों के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब बायोलॉजिस्ट कहते हैं हमारा इससे कंसर्न नहीं है कि जिंदगी क्यों है, जिंदगी किस वजह से है, जिंदगी को क्यों पैदा किया गया, बट वी हैव टू आंसर ऑल दोज क्वेश्चन विच आर रिलेटेड टू हाउ लाइफ वर्क। हमें इन चीज़ों को देखना है कि ज़िंदगी काम कैसे करती है। तो आपने जब भी बायोलॉजी पढ़ी तो बायोलॉजी में उसने आपको दिखाया कि अगर आँख काम कर रही है तो क्यों कर रही है, अगर आप खाना खा रहे हैं तो खाना खाने का मकसद क्या है, अगर आप ऑक्सीजन ले रहे हैं तो ऑक्सीजन लेने का मकसद क्या है, अगर आप चल रहे हैं तो कैसे चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं, उस चलने में इन्वॉल्व क्या है, अगर आपके मसल जो है वो एनर्जी को यूज़ करें तो एनर्जी कहाँ से आ रही है, वो एनर्जी पैदा कैसे हो रही है। तो बायोलॉजी का इससे कंसर्न नहीं है कि ज़िंदगी क्यों है, जिंदगी क्यों बनाई गई। हाँ, बायोलॉजी का इससे जरूर कंसर्न है कि जिंदगी काम कैसे कर रही है, लाइफ किन चीजों पे चल रही है, लाइफ को कौन कौन सी चीजें सपोर्ट कर रही हैं। ये सारी चीजें हमें जो है वो बायोलॉजी के अंदर क्या करना होती है, डिस्कस करना होती है। सो व्हाट इज लाइफ? सो लाइफ फॉर बायोलॉजिस्ट इज अ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स का एक सेट होता है, सेट कहते हैं मजमूए को। अब देखिए ना, आपके जहन में सवाल आना शुरू हो गया कि सर आपने कहा कि बायोलॉजी इज अ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, तो कैरेक्टरिस्टिक्स तो नॉन लिविंग में भी होते हैं। देखिए ना, एक इस पेन का एक स्पेसिफिक कलर है तो ये उसका करेक्टर है, इसका एक स्पेसिफिक टेस्ट होगा, ये उसका करेक्टर है, इसका एक स्पेसिफिक वेट होगा, हाइट होगी, लेंथ होगी, विड्थ होगी, एक स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन होगी, तो ये भी सारे इसके क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो लाइफ के कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने कहा। अब जरा लाइफ के कैरेक्टरिस्टिक्स आपने कहा बोल सकते हैं, सोच सकते हैं, पी सकते हैं, खा सकते हैं, चल सकते हैं, ये भी सारे क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात आ गई तो लिविंग में भी होंगे, नॉन लिविंग में भी होंगे, तो हम उनमें डिफ्रेंशिएट किस तरह करेंगे, दैट डिस्टिंग्विश लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम नॉन लिविंग। अब जाके आपकी डेफिनेशन क्लियर हुई अबाउट लाइफ। तो लाइफ इज ऑल अबाउट सेट ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक्स, बट दोज कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर सेपरेटिंग, those characteristics which are distinguishing living from non living। तो ऐसे characteristics, अब जरा आप कंपैरिजन कीजिए, अपने सामने चेयर रख लीजिए, अपने सामने टेबल रख लीजिए, अपने सामने पेन रख लीजिए और कंपेयर करना शुरू कर दीजिए कि आखिर हाउ यू विल बी डिफरेंट फ्रॉम योर पेन, फ्रॉम योर चेयर, फ्रॉम योर टेबल। कौन कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको उनसे डिफरेंट कर रहे हैं। आपकी हाइट है तो हाइट तो भाई उसकी भी है, आपका एक कलर है तो कलर तो भाई उसका भी है, आपका एक स्पेसिफिक, आप कहते हो जी मैंने जो था वो अपने स्किन को टच किया, एक टेस्ट आया, तो हो सकता है टेस्ट उसका भी हो। आपकी एक स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन है तो कॉम्पोजिशन उसकी भी है। वी हैव टू डिस्कस ऑल दोज कैरेक्टरिस्टिक्स जो आप में हो उसमें ना हो। तो वो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको सेपरेट करेंगे फ्रॉम नॉन लिविंग। आइए जी, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। कौन से कैरेक्टर हैं जो हमें सेपरेट कर रहे हैं फ्रॉम नॉन लिविंग, यानी जिसकी बेस पे आप बड़ा बोल्डली बोलते हो यस वी हैव लाइफ, पेन में लाइफ नहीं है। सो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नंबर 1, living organisms are highly organized
एंड कॉम्प्लेक्स एंटिटीज। हम हाईली ऑर्गेनाइज हैं, हमारी बॉडी की कॉम्पोजिशन देखिए तो वी हैव स्पेसिफिक काइंड ऑफ सेल्स, सेल विल ऑर्गेनाइज टू फॉर्म टिश्यू, टिश्यू विल ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ऑर्गन, ऑर्गन विल ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम विल वर्क टुगेदर टू फॉर्म अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। लेकिन ऐसा नॉन लिविंग में नहीं होता, इतने लेवल्स नॉन लिविंग में नहीं होते। तो हमारी बॉडी बड़ी कॉम्प्लेक्स है और हाईली ऑर्गेनाइज है, हाईली स्पेसिफिक है। हर ऑर्गन का स्पेसिफिक फंक्शन है, हर ऑर्गन सिस्टम का एक स्पेसिफिक फंक्शन है, उनके अंदर पाए जाने वाले टिश्यूज का स्पेसिफिक फंक्शन है, टिश्यूज के अंदर पाए जाने वाले सेल्स का स्पेसिफिक फंक्शन है। और भाई सेल के अंदर चले जाइए तो हर एक ऑर्गेनली का स्पेसिफिक फंक्शन है। इतना हाईली ऑर्गेनाइज है लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट, आर कंपोज्ड ऑफ वन आर मोर सेल, तो डेफिनेटली लिविंग ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर भी होते हैं, मल्टी सेलुलर भी होते हैं। आप अपनी बात कर लीजिए तो आप जो है वो कंसिस्ट हैं trillions of cells, so you will be considered as multicellular, but in case of the bacteria it will be considered as unicellular because just consists of single cell. Next, contain genetic program of their characteristics, तो डेफिनेटली उनकी बॉडी के characteristics को कंट्रोल करने के लिए जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए होगा, आरएनए होगा, उनके स्पेसिफिक फंक्शन को कंट्रोल कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। जबकि नॉन लिविंग का स्पेसिफिक हेरिडिटी मटेरियल या जेनेटिक मटेरियल या उनकी बॉडी में फंक्शन परफॉर्म करने का स्पेसिफिक जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। नेक्स्ट, कैन एक्वायर एंड यूज एनर्जी। अब खाना खाते हैं, खाना खाने का मेन पर्पस क्या है? ताकि वो आपकी बॉडी में जाए और स्पेसिफिक मिकदार में क्या करे, एनर्जी पैदा करे। तो आप क्या कर रहे हैं, एनर्जी ले रहे हैं, खाना ले रहे हैं, खाना ब्रेक करेंगे और ब्रेक करके उसको आपकी बॉडी में वो क्या करेगा, एनर्जी पैदा करेगा। तो ये आप कर सकते हैं। जबकि चेयर जो आपके सामने पड़ी है वो कभी भी ऐसा नहीं कहेगी भाई 2 दिन हो गए मैंने खाना नहीं खाया, मुझे खाना दो ताकि मैं प्रॉपर अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन रखूं। ऐसा नहीं है आप कहें जी टेबल 4 दिन खड़ा था सर, 5वें दिन अचानक उसे चक्कर आया, वो नीचे गिर गया। क्यों सर? 3 दिन से तो उसे खाना नहीं दिया, 2 दिन से तो उसने पानी नहीं पिया, या मेरा पेन चल नहीं रहा, चल क्यों नहीं रहा सर? वो कल मैं इसे खाना खिलाना भूल गई थी इसलिए चल नहीं रहा। ऐसा नहीं है, ये एनर्जी नहीं ले सकता, ये खाना नहीं ले सकता, एनर्जी पैदा नहीं कर सकता। मैं इसे खाना खिलाऊं भी तो ये नहीं खा सकता, ठीक है जी, ये उसे डाइजेस्ट नहीं कर सकता। तो कैन एक्वायर एंड यूज एनर्जी, तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि यहाँ मैं बोल दूँ कि जी ये डाइजेशन है और साथ मैं बोल दूँ रेस्पायरेशन है, तो मेरे ख्याल से दोनों ठीक होंगे, क्योंकि रेस्पिरेशन में एनर्जी पैदा होगी और उसके लिए खाना जो है वो डेफिनेटली पहले खाना पड़ेगा ताकि वो डाइजेस्ट हो, तो डाइजेशन और रेस्पिरेशन आएगा। नेक्स्ट, कैन कैरी आउट एंड कंट्रोल न्यूमरस केमिकल रिएक्शन, तो आपकी बॉडी में कई केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। स्टेबल के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा, इसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा, जो चेयर है उसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में हर वक्त केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं। अब क्या वजह है कि उनके अंदर हर वक्त केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं? असल में उन केमिकल रिएक्शंस का एक स्पेसिफिक पर्पस है, दे आर नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि जब वो केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होंगे तो उनकी बिहाफ पे स्पेसिफिक एनर्जी पैदा होगी। जब वो एनर्जी पैदा होगी तो उस स्पेसिफिक एनर्जी को यूटिलाइज किया जाएगा टू परफॉर्म स्पेसिफिक काइंड ऑफ रिएक्शन। आप कहते हैं आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन है, तो भाई अंदर रिएक्शन हो रहे हैं जो उसको बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर रहे हैं। आप चल सकते हैं, आप डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं, तो उनके लिए आपको एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी आ जाके आपकी बॉडी में फूड बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन आपको बॉडी को क्या कर रहा होता है, एनर्जी दे रहा होता है। सो बॉडी क्या करती है, डिफरेंट केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करती है। अगर मैं यहाँ पे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के लिहाज से लिखूं तो ये मेरे पास होगा मेटाबॉलिज्म। तो डिफरेंट केमिकल परफॉर्म करना वो मेटाबॉलिज्म में आता है। नेक्स्ट मैं कहता हूं जी कैन ग्रो इन साइज, तो आप अपनी चेयर की बात कर लीजिए। आपने कहा कि सर मैं जब छोटी थी मैंने ये चेयर मेरी मामा ने मुझे गिफ्ट की, अब मैं 10 साल की हूँ तो चेयर भी मेरे साथ हर साल बड़ी होती है। तो ऐसा नहीं है, जो 10 साल पहले साइज था चेयर का 10 साल बाद भी उतना ही साइज होगा। हाँ ये ज़रूर हो सकता है वो डिकम्पोज हो जाए, ब्रेक हो जाए, उसमें किसी किस्म की ख़राबी हो जाए तो साइज़ में कमी आ जाए, लेकिन साइज़ में इजाफा नहीं आ सकता, तो साइज़ जो है वो ग्रो नहीं कर सकता उसका। तो ये जो कैन ग्रो इन साइज, ये करेक्टर है लिविंग का, इसे आप ग्रोथ कह सकते हैं। आप देखिए अपने बचपन की तस्वीरें, तो अब अपना जो है वो देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना साइज में क्या हुआ है जी, ग्रोथ हुई है, कितना बॉडी जो है वो ग्रो कर रही है। पहले कद कितना था, अब कद कितना हो गया। नेक्स्ट है जी मेंटेन अ फेयरली कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। तो देखिए ना, आप अपना इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन रखे हुए हैं। जब कभी ऐसा हो पानी बहुत ज़्यादा पी लेते तो क्या होता है,
एक्सेस यूरिनेशन हो जाएगी, एक्सेस स्वेटिंग हो जाएगी, पानी को निकाल दिया जाएगा। सपोज कीजिए मैं कहता हूँ जी बॉडी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को फेस करी और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर गया, लेकिन आपकी बॉडी टेम्परेचर कितना शो करेगी 37। मैं कहता हूँ जी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गया, लेकिन आपकी बॉडी अपना टेम्परेचर क्या रखेगी, मेंटेन। तो अपना इंटरनल मेंटेन रखना रिगार्डलेस द चेंज इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इस करैक्टर को बायोलॉजी में हम बोलते हैं होमियोस्टेसिस। तो ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का करैक्टर है। आप देखिए ना, टेबल एसी के पास पड़ा होगा तो वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, अगर वो चूल्हे के पास पड़ा होगा, हीटर के पास पड़ा होगा तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। अब इसे सूरज के नीचे रख दीजिए, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। तो इस तरह नॉन लिविंग जो है वो अपना इंटरनल जो है वो मेंटेन नहीं कर पाते, उनमें क्या आता रहता है, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग चेंज आता रहता है, लेकिन आप अपना इंटरनल क्या रखते हैं, मेंटेन रखते हैं। नेक्स्ट जी, प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू देमसेल्फ। तो डेफिनेटली हम लिविंग ऑर्गेनिज्म विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या करते हैं जी, लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं। हम अपने लिविंग जो है, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने पेरेंट्स से पैदा हुए, हमारे पेरेंट्स उनके पेरेंट्स से पैदा हुए। इस तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म की कॉन्टिन्यूटी मेंटेन रहती है, वो नई से नई जनरेशन पैदा करते हैं ताकि पॉपुलेशन को, स्पीशीज को क्या रखें, मेंटेन रखें। जबकि नॉन लिविंग कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो क्या कर रहे हैं जी, नेक्स्ट जनरेशन पैदा करें। सो ये करैक्टर जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का है कि वो अपनी कॉन्टिन्यूटी को क्या रखते हैं, मेंटेन। तो अगर मैं यहां पे भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिखूं तो मैं यहां पर लिख देता हूं रिप्रोडक्शन। ठीक है जी, तो होमियोस्टेसिस, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ये छोटे छोटे अल्फाज के अंदर आप कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते हैं इतनी लंबी स्टेटमेंट्स लिखने की बजाय। नेक्स्ट जी, रिस्पॉन्ड टू चेंज। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज आता है, आप फौरन उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कहता हूँ जी, मुझे सपोज कीजिए मुझे बहुत ज़्यादा क्या लग रही है, सर्दी लग रही है, तो मैं उस पर रिस्पॉन्ड करूँगा, मैं स्वेटर यूज़ करूँगा। मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, मैं फ़ैन ऑन कर लूँगा, मैं एसी ऑन कर लूँगा। मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो सर्दी लग रही है, मैं वो सन बास्किंग करना शुरू कर दूँगा। मैं जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है तो मैं नहाना शुरू कर दूँगा। तो मैं डिफरेंट जो है वो क्या करता हूँ, एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता हूँ बाय डिटेक्टिंग चेंज। अब वो चेंज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में भी हो सकता है, इंटरनल एनवायरनमेंट में भी हो सकता है। तो याद रखिएगा, वो करैक्टर जिसकी बेस पे आप चेंज को डिटेक्ट करके रिस्पॉन्ड करते हो उसे इरिटेबिलिटी कहते हैं। तो वी आर आल्सो हैव स्पेसिफिक करैक्टर, जिसे आप क्या बोलते हो, इरिटेबिलिटी। ठीक है जी, तो इरिटेबिलिटी का भी कॉन्सेप्ट हमारे अंदर है कि वी विल परफॉर्म स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑन रिसीविंग एनी काइंड ऑफ स्टिमुलस, और वो स्टिमुलस एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है। स्टिमुलस स्टैंड्स फॉर चेंज। नेक्स्ट जी, प्रोड्यूस एंड रिमूव वेस्ट। तो हमारी बॉडी जो है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सर्वाइव करने के लिए डिफरेंट चीज़ें लेती है। वो चीज़ें हमारी बॉडी में जाकर डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस करती हैं, और उन केमिकल रिएक्शंस की बिहाफ पे बड़ी चीज़ें ऐसी बनती हैं जो हमारी बॉडी के लिए क्या होती हैं, वेस्ट होती हैं। उन वेस्ट को बॉडी से क्या करवाया जाता है, रिमूव करवाया जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। सो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स which are responsible to maintain life, और इसी की बिहाफ पे यू कैन ईजिली डिफ्रेंशिएट लिविंग फ्रॉम नॉन लिविंग। सो होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।